वेलकम बैक टू यूट्यूब तिवारी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 2, जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, यानी इस पूरे चैप्टर की समरी क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर का नाम है लोस्ट स्प्रिंग, यानी इस चैप्टर को अगर हम इसका मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होता है अपना बचपन खोना, यानी लोस्ट चाइल्डहुड भी इसे हम बोल सकते हैं हम। तो ये जो आपका चैप्टर है, इसमें ऐसे बच्चों की कहानी है जो दूसरी जगह से आके कहीं और बसे हैं। उनका जो जीवन होता है, उनकी जो पूरी लाइफ होती है, वो काम में ही हो जा मतलब बीत जाती है। अपना जीवन, वो अपना बचपन कभी नहीं जी पाते। यानी इसमें दो लोगों की कहानी है। एक तो उस बच्चे की कहानी है, उन लोगों की कहानी है जो ढाका नाम की जगह से, यानी बांग्लादेश में जो ढाका नाम की जगह है, वहां से आके सीमापुरी में बसते हैं। और उनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है, वो सिर्फ गार्बेज यानी कूड़ा करकट बिनने में ही रह जाती है। उनका जीवन यापन का सिर्फ एक ही जरिया होता है, कूड़ा करकट बिनना। और उनके जो बच्चे होते हैं, वो भी उनके उस काम में पूरी मदद करते हैं। अपना पूरा बचपन वो भी उन्हीं कूड़ों के ढेरों के बीच में लगभग खो देते हैं। और जो इसमें दूसरी कहानी है आपकी, वो किसके बारे में? फिरोजाबाद के बारे में। यानी आप सभी जानते हैं कि जो फिरोजाबाद है हमारे यूपी में, वो ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड फेमस है किस लिए? बैंगल्स बनाने में, यानी चूड़ियों को बनाने में। तो जो फिरोजाबाद के लोग थे, वो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उन चूड़ियों को बनाने में कभी कभी उनके साथ में ऐसा होता है कि उनकी समय से पहले ही वो अपनी आंखों की जो रोशनी है उसको भी खो देते हैं। यानी इतनी मेहनत का काम है, इतनी मुश्किलों का काम है। तो ये जो चैप्टर है, इसमें आपको दो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में बताया गया है, उनकी स्थितियों के बारे में बताया गया है। मतलब जो बैंगल्स होती हैं, हम उन्हें देखते हैं तो हमें कितनी खूबसूरत लगती है, कितनी अच्छी लगती है, बट उन्हें बनाने में जो मेहनत लगती है, उनकी जो परिश्रम वो करते हैं, जिन परेशानियों के साथ उन्हें गुजरना पड़ता है, उन परेशानियों को आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसे पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि मतलब काफी बच्चे अपना बचपन सिर्फ काम में ही ऐसे ही गुजार देते हैं, वो अपना बचपन तक नहीं जी पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेकंड, लोस्ट स्प्रिंग। सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। यहाँ पे जो हमारा छोटा सा बच्चा है, वो क्या बता रहा है कि कभी कभी मुझे क्या मिल जाता है, 1 रुपया मिल जाता है। कहाँ पे से? गार्बेज में से, यानी कूड़े, जो ये कूड़ा होता है, जो कूड़े का ढेर है, वहाँ से 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब व्हेन आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग सराउंडिंग्स फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड। वाई डू यू डू दिस? तुम ये काम क्यों करते हो? आई आस्क साहिब। यहाँ पे जो हमारी राइटर हैं अनीस जंग, वो किससे पूछ रही हैं? साहिब से, कि तुम इस काम को क्यों करते हो। होम आई एनकाउंटर, जिससे मैं मिलती हूँ प्रत्येक सुबह, यानी प्रत्येक सुबह जिससे वो मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? कूड़ा फेंकने का जो स्थान है। और वो हमेशा उसे कैसे मिलता है? या तो कुछ चीज़ों को मांगते हुए मिलता है, या कुछ ढूंढते हुए मिलता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। जो साहिब है, उसने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट मिडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। जो कहाँ पे था? ढाका में हरे भरे खेतों के बीच में था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसे अपने घर के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म डेट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स। हिज मदर टेल्स हिम। उसकी मदर उसे क्या बताती हैं कि एक बार क्या आया था? स्ट्रॉम आया, यानी बहुत तगड़ा तूफान आया, जिसने क्या कर दिया, उनकी जो फील्ड थी, उनके जो घर थे, यानी उनके जो खेत थे, घर थे, उन सभी को क्या कर दिया, मतलब तबाह कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम। ये कौन बताता है? उसकी मदर बताती हैं। That is why they left, looking for gold in the big city where he now lives. That's why, और सिर्फ इसी वजह से they left, उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। Looking for gold in the big city where he now lives, और अब वो क्या ढूंढ रहे हैं वहाँ पर? धन की तलाश में, या पैसा पाने की तलाश में। वो कहाँ आ गए? बड़े शहर में आके, यानी जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे आके रहने लगे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्ड। वो धीरे से आवाज़ में बड़बड़ाते हुए बोलता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। लुकिंग अवे।
गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। मैंने उससे कहा कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, यानी तुम स्कूल में जाया करो। मैंने उससे बहुत ही ज़्यादा चतुराई के साथ में उसे कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और उसे मेरी सलाह कैसी लगी, बहुत ज़्यादा बेकार लगी, या फिर उसे मेरी जो सलाह थी वो बेवजह की लगी, यानी जिस बात का कोई भी मतलब ना हो। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। वो क्या बताता है उसे कि मेरे आसपास में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। और जब वो स्कूल बन जाएगा तो मैं वहाँ पर पढ़ने के लिए जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क। आगे जो हमारी राइटर है अनीस जंग, वो उससे क्या पूछती हैं कि अगर मैंने स्कूल स्टार्ट करा, यानी मैंने अगर कोई स्कूल खोल रहा तो क्या तुम वहाँ पे पढ़ने के लिए आओगे। हाफ जोकिंग, यानी मैंने उसे ये बात बहुत ज़्यादा मजाक में पूछी। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मतलब मैं वहाँ पर पढ़ने ज़रूर आऊँगा। A few days later, कुछ समय के पश्चात आई सी हिम रनिंग अप टू मी। मैंने उसे देखा, वो मेरी तरफ भागता हुआ आया। इज़ योर स्कूल रेडी। वो मुझसे पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया। यानी जो अनीस जंग है वो उससे मजाक में कहती हैं कि मैं स्कूल बनवाऊंगी तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे। तो जो साहिब है वो उनके पास भागता हुआ आता है और उनसे बार बार यही पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से। मैंने उसे कहा कि स्कूल बनाने में मुझे क्या लगेगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा। आई से एम्ब्रेस एट हैविंग मेड अ प्रोमिस डैट वॉज नॉट मीट। मुझे बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस फील हुआ, यानी मुझे अपनी बात पे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ, क्योंकि मैंने जो उससे प्रॉमिस करा था उसका कोई भी मतलब नहीं था। यानी उन्होंने साहिब से मतलब ऐसे ही ये बात बोल दी थी मजाक में। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। बट मेरा जो ये प्रॉमिस था, जो मेरा मैंने ये जो बेफालतू में उससे मजाक में वादा किया था, उसने उसका जो संसार था, यानी जो उसका वर्ल्ड था, उसमें क्या भर दिया था, रंग भर दिया था। यानी फीके संसार के हर कोने इसमें भरे पड़े थे। यानी उससे हर कोई कैसे वादे करता था, ऐसे ही झूठे वादे करता था। आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम, कुछ महीनों बाद उसे जानने के, आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा हिज नेम। यानी कुछ दिनों जब मैं उसे जान गई उसके बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम ही अनाउंस, उसने बड़े ही गर्व के साथ में बोला कि उसका नाम क्या है, साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता था, वॉट इट मीन्स, कि उसका मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट मीनिंग, अगर वो उसका मतलब जान जाएगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसका मतलब क्या है, साहिब आलम का, कि जो पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे वर्ल्ड का क्या है, लॉर्ड हो, यानी भगवान हो। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग उसे इन चीज़ों पे विश्वास नहीं होगा। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका जो नाम है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी किस चीज़ को वो उसका जो नाम है वो दर्शाता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड एन आर्मी ऑफ बेरी फुट बॉयज हु अपीयर्ड लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून। उसके बाद में वो जो लड़का था साहिब, वो अपने नाम से अनजान अपने मित्रों के साथ में कैसे घूमता था, गलियों में घूमता रहता था। कैसे, बेरी फुट, यानी नंगे पैरों के, उसके पास पहनने के लिए कोई भी जूते चप्पल नहीं थे। अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, किसकी तरह लगता था वो, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, यानी सुबह के पक्षियों की तरह वो दिखाई देता था। एंड डिसअपियर्ड एट नून, और दोपहर में क्या हो जाता था, पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता था, यानी कि दोपहर के समय वो एकदम से ऐसा लगता था कि कहीं गायब हो गया। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों से मिलते रहने के कारण मैं उनमें से प्रत्येक को क्या करने लगी थी, पहचानने लगी थी। यानी जो साहिब थे, उसके जो छोटे छोटे और दोस्त थे, अनीस जंग क्या करने लगी थी, उसको पहचानने लगे थे, उन सभी को। Why are not you wearing चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक बार एक से पूछा कि तुम चप्पल
क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। वो एक साधारण सा उत्तर देता है कि जो मेरी मदर है वो उसे सेल्फ में से निकाल के नहीं देती, यानी जो उसकी सेल्फ में अलमारी में जो चप्पल रखी हुई हैं वो उसे उतार के नहीं देती हैं, इसलिए वो क्या नहीं करता है, उन चप्पलों को नहीं पहनता। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, और अगर वो उन्हें उतार के दे भी देती तो मैं क्या कर देता, उनको फेंक देता। एड्स मदर हु इज़ वेयरिंग शूज डेट डू नॉट मैच। दूसरा जो था उसके साथ में जिसने कैसे जूते पहन रखे थे, जो बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग थे, यानी जिनकी कोई मैचिंग नहीं थी, दोनों पैरों में उसके अलग अलग जूते थे, उस पे टिप्पणी करते हुए वो बोलती हैं, आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड व्हेन आई कमेंट ऑन इट। यानी जब वो उसके ऊपर कमेंट करती हैं तो जो दूसरा बच्चा होता है जिसने बेमेल जूते पहन रखे हैं वो क्या बताता है कि वह उतार भी दे तो उन्हें फेंक देगा। यानी उसकी मदर अगर क्या करेंगी, उसे वो चप्पल दे भी देंगी तो उन चप्पलों को क्या कर देगा, वो फेंक देगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफर्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। वो अपने पैरों को घसीटते हुए चला जाता, कुछ भी नहीं कहता। आई वॉन्ट एंड सेज नथिंग, कुछ नहीं कहता। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु वॉज नेवर ओवन अ पेयर ऑल हिज लाइफ। जो तीसरा बच्चा होता है वो क्या बोलता है, आई वॉन्ट शूज, मुझे क्या चाहिए, जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओवन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसे आज तक अपने जीवन में कभी भी जूते पहनने को नहीं मिले, या जिसने कभी भी जिसके पास में कभी भी जूते नहीं रहे, वो क्या बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, जूते चाहिए। आई ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बैरीफुट इन सिटीज। जब भी मैं गांव की सड़कों पर बच्चों को देखती थी तो सभी कैसे होते थे, बैरीफुट के होते थे, यानी नंगे पैर दिखाई देते थे, यानी बिना चप्पल जूतों के थे। ऑन विलेज रोड, कहाँ पे, गांव की सड़कों पे, यानी जब वो गांव से शहर आती थी या शहर से गांव जाती थी तो उन्हें जो बच्चे दिखाई देते थे वो बिना जूते चप्पल के दिखाई देते थे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये सिर्फ पैसों की कमी के कारण नहीं था, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बैरीफुट, बल्कि क्या थी, वहाँ की परंपरा थी बैरीफुट यानी नंगे पैर रहने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, एक जो है वो क्या करता है, वो उनको एक्सप्लेन करता है इन चीज़ों के बारे में, उन्हें व्याख्या करते हुए बताता है, पूरी बात बताता है। आई वंडर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। वो आगे क्या बताता है कि मैं हैरान हूँ कि गरीबी के दशा मतलब जो गरीबी है उनकी, वो उसके बारे में व्याख्या करते हुए बताता है कि इनके लिए एक बहाना नहीं है, यानी ये जिस कंडीशन में रह रहे हैं बिना जूते चप्पल के, वो इनके लिए कोई बहाना नहीं है। I remember a story a man from उडुपी once told me। मुझे वो कहानी याद आती है जो उडुपी के एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। As a young boy he would go to school past an old temple। जब वो यंग बॉय था, यानी जब वो लड़का था, तो वो कहाँ से होके गुजरा करता था, मतलब जो पहले जब वो बच्चा था तो वो एक टेम्पल के पास में से होके गुजरता था, कहाँ, अपने स्कूल की तरफ, यानी स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ पे उसके फादर क्या थे, एक प्रिस्ट थे, यानी पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। वो वहाँ पे कुछ समय के लिए रुकता और क्या करता था, मंदिर में प्रेयर करता था, अ पेयर ऑफ शूज, यानी एक जोड़ी जूतों के लिए वो मंदिर में रुकता और वहाँ थोड़ी देर क्या करता था, प्रार्थना करता था कि उसे एक जोड़ी जूते मिल जाए। 30 years later, 30 सालों के बाद, आई विजिट हिज टाउन, मैं उसके गांव में गई, एंड द टेम्पल, उस मंदिर में भी गई, विच वॉज नाउ ड्रोवन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशंस। अब वो जगह जो थी वो कैसी लग रही थी, देखने में बिल्कुल भी उजाड़ लग रही थी, यानी ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब डूबा हुआ है। इन द बैकवर्ड
बैकयार्ड, और उसी मंदिर के पीछे वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट, जहाँ पे नए पुजारी रहते थे। और देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पे क्या पड़ी हुई थी, रेड कलर की और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर पड़ी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का था जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वियरिंग शूज, सॉक्स एंड शूज, उसने जूते भी पहन रखे थे और मोजे भी पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, वो अपने स्कूल से आता है और क्या करता है, हाँफते हुए आता है और जो अपना स्कूल बैग है वो किसके ऊपर फेंक देता है, आके तुरंत फोल्डिंग बेड के ऊपर, यानी जो बेड है उस पर फेंकता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे उस दूसरे लड़के की क्या याद आ जाती है, प्रार्थना याद आ जाती है, यानी जो वो भगवान से प्रार्थना करता था पहले वाला लड़का, उसके बारे में मुझे याद आ जाती हैं। When he had finally got a pair of shoes, जब उसे आखिर में क्या मिल गए, जूते मिल गए, यानी उस लड़के को जब आखिर में क्या मिल जाते हैं, जूते मिल जाते हैं। लेट मी नेवर लूज देम द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, वो क्या करता है, भगवान से प्रार्थना कर लेता है कि मैं इन्हें, प्रार्थना करता है कि मैं इन्हें अब कभी ना खोऊं, और भगवान जो है, जो देवी होती हैं, वो क्या करती हैं, उसकी प्रार्थना को मान लेती हैं। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वॉर शूज, अब उस पुजारी का लड़का, वो छोटा सा लड़का क्या करता है, जूतों को पहनता है। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबर्सहुड रिमेन शूलेस, आगे वो क्या बताता है, परंतु जो मेरे आसपास के लोग हैं, यानी जो मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, क्या करने वाले हैं, कूड़ा बीनने वाले जो लोग हैं, रैग पिकर्स हैं, उन्हें अभी तक जूते नसीब नहीं होते, यानी वो अभी भी किसके बिना रहते हैं, जूतों के बिना रहते हैं। कौन रहते हैं, उस लड़के के आसपास के जो लोग हैं। माई एक्विटेंस विद द बैरीफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, मेरा कूड़ा बीनने वाले जो लोग थे, जो रैग पिकर्स थे, उनसे परिचय मुझे कहाँ लेके जाता है, सीमापुरी में, यानी जब वो उन लोगों के साथ में बातें करती हैं या उन लोगों को ढूंढती हैं, उन लोगों से बातें करना चाहती हैं, तो कहाँ पहुंच जाती हैं, सीमापुरी में। अ प्लेस ऑन द प्रीफरी ऑफ दिल्ली येट मील्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली, वो आगे बता रही है कि ये जो जगह है, ये जो स्थान है, वो कहाँ पर है, दिल्ली की सीमा पर है, यानी वो जो जगह है वो दिल्ली की सीमा पे है, पर वो दिल्ली से बहुत ही ज़्यादा दूर है, यानी वो जगह दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है। दोज हु लिव्स हियर स्क्वेटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1970, वो लोग जो यहाँ पर रहते हैं, यानी वे सभी लोग जो यहाँ पर रहते हैं, वो सभी 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे और कैसे हैं, गैर कानूनी तरीके से यहाँ रहते हैं। साहिब फैमिलीज अमंग देम, साहिब की फैमिली उसमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, जो सीमापुरी है वो क्या है, वाइल्डरनेस है, यानी कि जो वहाँ सीमापुरी के लोग रहते हैं उसके आसपास में क्या है, बीहड़ इलाके हैं, यानी जंगल का इलाका है। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्पटी, वो जो जगह है वो अभी भी है, परंतु अब वो खाली नहीं है, यानी कि अब वो ज़्यादा दिन तक खाली नहीं रहेगी, या अब वो उतनी खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑन टीन एंड tarpaulin devoid of the swag drainage of the running water, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, अपने जो घर बना के रखते हैं, वो किसके बना के रखते हैं, उनकी जो छतें वगैरह होती हैं वो मतलब कैसी हैं, एकदम बेकार तरह की हैं, यानी तिरपाल और टीन वगैरह डाल के वो रहते हैं, और उनके मकान कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा कच्चे हैं, यानी उनकी जो रूफ है, यानी जो उनकी छतें हैं वो टीन की होती हैं या फिर किसकी रहती हैं, तिरपाल वगैरह की रहती हैं। ड्रैगन ऑफ रनिंग वाटर, और उनके पास में क्या है, जल पूर्ति विहीन कच्चे घर हैं, यानी उनके जो घर हैं वो कैसे हैं, एकदम बेकार हैं। ड्रैगिंग और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पे कितने रैग पिकर्स हैं, 10,000, यानी 10,000 रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले यहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, यहाँ कम से कम वो 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट, बिना किसी परमिट के, यानी कि बिना किसी अनुमति के वो यहाँ पर रहते हैं। बट विद राशन कार्ड डेट गेट दियर नेम ऑन वोटर्स, बट जो उनका राशन कार्ड है वो उन्हें क्या बनाता है, यहाँ का वोटर्स बनाता है।
यानी उन सभी के पास में क्या है, राशन कार्ड है, जिससे वो किस में शामिल हो गए हैं, वोटर्स में, यानी मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं। पर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और ये चीज़ क्या करती है, उन्हें अनाज खरीदने में मदद करती है, यानी जिनकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, अनाज को आराम से खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। आगे क्या बता रही है हमारी राइटर, जो फूड है यानी जो खाना है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे परिचय के, यानी अगर हम किसी से परिचित हों या ना हो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो खाना अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम उसके बिना नहीं रह सकते। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन अचिंग stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain, say a group of women in tattered saris। आगे क्या बता रही है हमारी राइटर की, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन अचिंग स्टोमक। आगे हमारी जो राइटर है वो क्या बता रही है, इफ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिरी में, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, हम अपने परिवार के साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं या अपनी फैमिली का पेट भर सकते हैं, एंड गो टू बेड, और आराम से बेड पे सो सकते हैं, विदाउट एन अचीव स्टोमक, बिना किसी पेट दर्द के। वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड डेट गिव अस नो ग्रीन, हम उस जगह से ज़्यादा रहना इस जगह पे पसंद करेंगे जिसने हमें कुछ भी नहीं दिया हो, यानी जिस जगह ने हमें कुछ भी नहीं दिया है वहाँ पे हम रहना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे जिसने हमें बहुत कुछ दिया है। सी अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी, कौन बोलता है ये शब्द वहाँ पे, एक फटी हुई साड़ी पहनी हुई उस ग्रुप की महिला बोलती है। यानी ये किस बारे में आपकी लाइन की, जो वो लोग बांग्लादेश से आए, यानी अपने जगह से आए, ढाका से आए, तो उस जगह ने उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, बट ये जिस जगह पे अभी आके रहे उस जगह ने इन्हें बहुत कुछ दिया। तो वो क्या बता रही हैं, उस ग्रुप की एक महिला क्या बताती है कि हम ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे जिसने हमें खाने के लिए दिया हो, ना कि ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे जिसने हमें खाने के लिए कभी भी कोई भी चीज़ है। से द ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेडर्ड साड़ी व्हेन आई आस्क देम, ये कौन बोलता है, उस ग्रुप की एक महिला बोलती है जिसने कैसी साड़ी पहन रखी है, पुरानी या फटी साड़ी पहन रखी है। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, कि उन्होंने अपने ग्रीन फील्ड्स यानी हरे भरे खेतों को और नदियों को क्यों छोड़ दिया। वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच दियर टेंट्स एंड बिकम टेंसिट्स होम, वो क्या बताती हैं कि जब भी उन्हें खाने के लिए कोई भी चीज़ जहाँ भी मिलती है वहाँ पे वो क्या कर लेती हैं, क्या कर लेता है उनका ग्रुप, अपना टेंट डाल लेता है और वहाँ पे रहने लग जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और जो उनके चिल्ड्रन होते हैं वो वहाँ पे उनके सर्वाइवल जो होता है, उनकी जीविका होती है उसमें साथ देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पैकिंग, और सीमापुरी में रहने यानी जीवन यापन करने का एक ही साधन है रैक पैकिंग, यानी क्या है, कूड़ा करकट को बिनना। Those the year it has acquired the professions of a fine art, और कुछ वर्षों से ये जो कूड़ा बीनने का उनका काम है, इसने एक फाइन आर्ट यानी किसकी जगह ले ली है, कला की जगह ले ली है, यानी एक उनके लिए क्या बन चुकी है, ये कला बन चुकी है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, वो गोल्ड के समान है। इट इज दियर डेली ब्रेड, वो उनके रोज के खाने पीने का साधन है। अ रूफ ओवर दियर हेड्स इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, आगे क्या बता रहे हैं कि बट उनके एक बच्चे के लिए ये छत इससे भी कहीं ज़्यादा है, यानी उनकी जो टपकती हुई छत है उससे भी ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, खाना, मतलब खाना ढूंढना या फिर गार्बेज को बीनना। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, यानी कि मतलब उनके जो बच्चे हैं उनके सिरों पे छत है, भले ही वे टपकती हुई क्यों ना हो, किंतु वो उनके लिए क्या है, ये किसी और छत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी वो जिस स्थिति में रह रहे हैं वो भी उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो उसके मतलब उन्हें ही क्या करते हैं, अपने मतलब उसी में एडजस्ट हो जाते हैं या उसे ही पसंद करते हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपीज़ इवन अ 10 रुपीज़ नोट, साहेब सेज, जो साहिब है वो क्या बताता है कि कभी कभी तो मुझे 1 रुपया मिल जाता है, यानी और कभी कभी मुझे कितने रुपए भी मिल जाते हैं, 10 रुपीज़, यानी मुझे कभी कभी 10 रुपए के नोट भी मिल जाते हैं। साहिब से ये बात कौन बताता है यहाँ पे, साहिब कहता है।
हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें क्या होती हैं, चमकती हैं। when you can find a silver coin in a heap of the garbage, you don't stop scrambling, for there is hope of finding more. आगे साहिब उन्हें क्या बता रहा है कि when you can find a silver coin, जब आपको चांदी का सिक्का मिलता है in a heap, किसी कूड़े से या किसी जगह से, तो यू डोंट स्टॉप स्क्रॉलिंग, आप ढूंढना बंद नहीं करते, फॉर देयर इज होप, क्योंकि आपको वहाँ पे एक और उम्मीद होती है, फाइंडिंग मोर, कि आपको वहाँ और भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। यानी क्या बता रहे हैं यहाँ साहिब कि जब आपको कोई छोटी सी चीज़ मिलती है तो आप उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ की इच्छा में या बड़ी चीज़ की लालसा में आप उस छोटी सी चीज़ को करना बंद नहीं कर देते, यानी आप और भी मतलब प्रयास करते हैं कि आपको और भी अच्छी कोई चीज़ मिल जाए। गार्बेज हैज़ अ मीनिंग ऑफ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज मीन्स टू दियर पेरेंट्स, उनके लिए गार्बेज का मतलब अलग है उनके पेरेंट्स से, यानी उनके पेरेंट्स के लिए जो गार्बेज का मतलब है उससे अलग उनके लिए क्या है, गार्बेज का मतलब है, कूड़े का मतलब उनके लिए अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज wrapped इन वंडर, बच्चों के लिए क्या है, एक बच्चे जो हैं उनके लिए गार्बेज का मतलब क्या है कि मतलब कोई कागज में लिपटी हुई चीज़, आश्चर्य की चीज़, यानी उनके लिए क्या होता है कि मतलब पता नहीं इतना एक्साइटमेंट होता है कि किसी कागज में या मतलब कोई लिपटी हुई चीज़ में उन्हें कब क्या मिल जाए। ये किसका मतलब, ये है, ये जो उनके बच्चे हैं उनके लिए है। फॉर द एल्डेस्ट इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, और उनके जो एल्डेस्ट हैं यानी जो उनके बड़े लोग हैं, जो उनके एल्डर हैं, उनके लिए गार्बेज का मतलब क्या है, जिंदा रहने का एक साधन। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन विंटर की मॉर्निंग को, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैंने एक बार साहेब को कहाँ पे देखा, एक क्लब के बाहर देखा, यानी क्लब के बाहर जो दरवाजा लगा था वहाँ पे वो खड़ा था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वो किसे देख रहा था, दो लड़कों को देख रहा था जो क्या खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, वो आगे बताता है कि मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी मैं इस गेम को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो वहीं पे जगह पे खड़े होके बड़े ध्यान से क्या कर रहा था, उस गेम को देख रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर चला जाता हूँ जब कोई भी नहीं होता। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करते हुए बताता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो यहाँ का गेट कीपर है वो मुझे क्या करने देता है, कभी कभी झूलने भी देता है, यानी अंदर जाके कभी कभी यहाँ का गेट कीपर मुझे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज डेट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो साहिब था उसने भी क्या पहन रखा था, टेनिस वाले शूज पहन रखे थे, यानी टेनिस खेलते समय जो हम शूज पहनते हैं उनको साहिब ने पहन रखा था, बट वो क्या लग रहे थे, देखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहे थे उसके ऊपर। क्यों, क्योंकि उसकी जो शर्ट थी उसका कलर अलग था, शॉर्ट्स जो थी उसका यानी कलर अलग था, और सभी क्या हो चुके थे, डिसकलर्ड हो चुके थे, यानी उनके रंग फीके पड़ चुके थे या हल्के हो चुके थे। समन गेव मी देम टू मी, वो क्या बताता है कि किसी ने मुझे ये चीज़ें दी हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो अपनी बात को मतलब किस रूप में स्पष्टीकरण करते हुए कहता है, यानी अपनी बात को स्पष्ट करते हुए क्या कहता है कि ये मुझे किसी ने दी है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, इस तथ्य से ये पता चलता है कि ये जो उसके शूज़ हैं, जो उसके जूते हैं, वो किसके द्वारा दिए गए हैं, एक रिच बॉय के, यानी जो एक अमीर लड़का है, अमीर बच्चा है, उसके द्वारा डिस्कार्डेड करे गए हैं, यानी उस अमीर लड़के ने उन्हें पहनना छोड़ दिया है, फिर वो किसे दे दिए गए हैं, शूज़ साहिब को दिए गए हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, उसने उन शूज़ को रिफ्यूज़ कर दिया पहनने से, यानी मना कर दिया पहनने से, क्यों, क्योंकि उन शूज़ में क्या है, एक होल है, उन दोनों जूतों में से एक जूते में क्या है, होल है, यानी छेद हो चुका है। डज नॉट बोथर हिम, बट ये चीज़ जो साहेब है उसे परेशान नहीं करती, यानी साहेब को फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता उसे फ़र्क, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कभी कोई ऐसे शूज़ मिले ही नहीं, इसलिए उसे जो शूज़ मिले वो उन्हीं में क्या था, बहुत ज़्यादा खुश था। फॉर वन हु हैज़ वॉक बैरीफुट इवन शूज़ वाइट अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू,
ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर घूम रहा है, यानी जो हमेशा नंगे पैर ही घूमा है, उसे शूज मिलना, चाहे वो कैसे भी शूज हो, वो किसी ड्रीम से कम नहीं होता। यानी एक इंसान के पास जब कोई भी चीज नहीं होती और उसे जो वो बेकार चीज भी मिलती है ना, तो उसके लिए क्या होती है, वो चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, बहुत प्रिय होती है, बहुत लगाव होता है उस चीज से उन्हें। बाकी फिर फर्क नहीं पड़ता वो चीज अच्छी है या बुरी है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रिच। बट वो जो गेम था, वो जो खेल था, वो उसकी जिसे वो बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहा था, वो क्या था, उसके लिए असंभव था, उसकी पहुंच से बाहर था। क्या चीज? वो गेम। दिस मॉर्निंग साहिब इज वन ऑफ हिज वे टू द मिल्क बूथ। साहिब जो है एक दिन सुबह के समय, जो हमारी राइटर है, उसे कहाँ पे मिलता है? एक मिल्क बूथ पे, यानी एक दूध की दुकान पे जाते हुए दिखता है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनस्तर। उसके हाथ में एक स्टील का क्या होता है? कनस्तर होता है। आई नो वर्क इज अ टी स्टॉल डाउन द रोड। और वो जो कनस्तर था वो किसका था? उसकी जो टी स्टॉल है वहां पे वो काम करता था, और उसी के मालिक का क्या था? वो कनस्तर था। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। वो दूसरी तरफ दुकान की तरफ इशारा करते हुए बताता है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। वो क्या बताता है कि मुझे यहाँ से 800 रुपये मिलते हैं, और क्या मिलता है? ऑल माई मील्स, यानी मेरा मतलब तीनों चारों टाइम का जो दिन भर का खाना होता है वो मुझे यहीं से मिलता है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क। मैंने उससे पूछा क्या उसे ये जॉब करना पसंद है? हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसके जो फेस था, यानी उसका जो चेहरा था, उसके ऊपर से पूरी तरह से जो संतुष्टि का भाव था, जो निश्चिंतता का भाव था, वो एकदम से खो जाता है। द स्टील canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly। वो क्या बताता है कि उसके लिए उस कनस्तर का जो भार है वो बहुत ज़्यादा भारी है देन किससे? उसके प्लास्टिक के बैग से, जिसे वो आराम से अपने कंधे पे रखता था। यानी उसके लिए चीज़, यानी क्या कहना है यहाँ पे कि वो अपना काम जो करता था उसमें वो पूरी तरह से बेफिक्र था, उसे कोई परेशानी नहीं थी, कोई डांटने वाला नहीं था। बट जब वो दूसरे का वर्क कर रहा है तो उसके लिए क्या है, ये चीज़, ये बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है। ओवर हिज शोल्डर, किसके ऊपर? उसके कंधे के ऊपर। द बैग वॉज हिज। वो बैग उसका अपना था। द कनस्तर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और ये जो कनस्तर है वो किसका है? जो टी शॉप का मालिक है उसका है, यानी ये चीज उसकी नहीं है, इसलिए उसका बोझ जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर। साहेब अब खुद का अपना मास्टर नहीं रहा, यानी साहेब के पास अपना खुद का कोई काम नहीं रहा, ना ही वो खुद का अपना कोई मालिक है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंस्टेड ऑन बीइंग हिज ओवन मास्टर। आगे जो मुकेश नाम का बच्चा है वो उसे क्या बता रहा है राइटर को? कोई आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं क्या बनूंगा? मोटर मैकेनिक, यानी कारों का मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, वो अपनी बात को जोर से कहते हुए बोलता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। जो राइटर है वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर। वो जवाब देता है कि मैं क्या करूंगा? कार चलाना जल्द ही सीख जाऊंगा। ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। वो सीधे मेरी आंखों में देखते हुए उत्तर देता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फील हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। उसकी जो आंखें हैं वो सीधे मतलब वो जो राइटर है उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं, उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों से धूल के बीच कैसा प्रतीत होता है? जो मिराज होती है, मिराचिका होती है हमारी, उसकी तरह प्रतीत होता है। यानी जो मुकेश है वो कहाँ से बिलोंग करता है? हमारा फिरोजाबाद से। और फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका बैंगल्स के लिए। Every other family in फिरोजाबाद is engaged in making bangles। Every family यानी हर एक परिवार या हर एक दूसरी फैमिली फिरोजाबाद की
वो किसके लिए क्या करती है, बैंगल्स बनाने का यानी चूड़ियां बनाने का काम करती है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस welding glasses, making bangles for all the women in the land it seems. It is the center of India's glass blowing. ये पूरी इंडिया का, पूरी भारत का कांच की आकृति देने वाला उद्योग का क्या है, केंद्र बन चुका है। वेयर, जहाँ पर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहाँ पे परिवार, जितने भी परिवार हैं वो अपनी आगे की जनरेशन को या फिर अपनी पीढ़ियां बता देती हैं क्या करने में, अपनी जो वेल्डिंग ग्लासेस हैं यानी जो कांच है उसको तोड़ने में, मेकिंग बैंगल्स चूड़ियों को बनाने में, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, हर एक महिला, हर देश की हर एक महिला के लिए, हर एक औरत के लिए चूड़ियां बनाने में, यानी कि जो फिरोजाबाद है वहाँ का हर एक दूसरा परिवार अपना समय किसमें व्यतीत कर देता है, अपनी जनरेशन, अपनी पीढ़ियां किसमें बिता देता है, पूरे भारत के लिए चूड़ियां, यानी भारत तो भारत, विदेशों में भी उनकी चूड़ियां क्या है, फिरोजाबाद की बहुत ज्यादा फेमस हैं। मुकेश फैमिली इज अमोंग देम, मुकेश की जो फैमिली थी वो उनमें से एक थी, यानी ऐसे परिवारों में से क्या थी, एक थी। नन ऑफ देम नो, जिसमें से कोई भी नहीं जानता था, दैट इट इज लीगल फॉर children like him to work in the glass furnaces with high temperature, जिनमें से कोई भी नहीं जानता था कि इन ऐसे बच्चों को या उन बच्चों को बिना किसी पानी के या बिना किसी हवा के वहां पे काम करवाना क्या है, गैरकानूनी है। इन डिगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि बिना हवा के, बिना पानी के, कैसी जगहों पे, बेकार जगहों पे यानी बेकार कमरों में काम करवाना क्या है, गैरकानूनी है। डेट द लॉ, ये क्या था, कानून था। इफ फोर्सेस कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस वेयर दे स्लोक दियर डे लाइट आवर्स, अगर ये कानून क्या होता है, इन्फोर्स होता है यानी लागू होता है, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, तो ये जो 20,000 बच्चे हैं, जो 20,000 बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं, इन्हें क्या कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा, यानी उन भट्टियों से, उन जगहों से हटा दिया जाएगा जहाँ पे वो क्या करते थे, अपना डे लाइट आवर्स, यहाँ पे अपना दिन के घंटे यानी कई घंटे अपने दिन के जहाँ पर वो बिता देते थे, क्या करने में, कठिन परिश्रम करने में। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आईज, और उनकी आंखों की जो चमक है वो खो बैठते हैं, यानी कि वो बच्चे यहाँ तक क्या कर देते हैं, अपनी आंखों तक की चमक अक्सर खो बैठते हैं, कहाँ पर, उन गर्म भट्टियों के पास में, बंद कमरों में जब वो काम करते हैं। अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो क्या हो सकता है, यानी ये काम क्या था, उनके लिए गैर कानूनी था, बट अगर ये कानून पूरी तरह से लागू हो जाता है तो क्या हो जाएगा, उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां, मुसीबत आ जाएगी। मुकेश आइज बीम एज ही वोल्टेनर्स टू टेक मी होम, मुकेश की जो आंखें थी, यानी वो जो बच्चा छोटा सा मुकेश था, उसकी आंखें जो थी वो चमक उठती हैं जब वो किसे लेके जाता है, अपने घर पे, राइटर को, यानी जो हमारी राइटर है, जब उन्हें वो अपने घर पे लेके जाता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबुल्ड, वो बहुत ज्यादा गर्व के साथ में, खुशी के साथ में उन्हें क्या बताता है कि जो उनका घर है वो क्या हो रहा है, दोबारा से बन रहा है, यानी उनके लिए नया घर बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, हम ऐसी जगह से होते हुए जाते हैं, ऐसी गलियों से होके जाते हैं जो गंदगी या कूड़े करकट से क्या थी, वहां पर भरी हुई थी। पास्ट होम्स डेट रिमेन hovels with crumbling walls, wobbly doors, no window, crowded with families of humans and animals, coexisting in the primeval state.
आगे क्या बता रही है राइटर हमारी कि ये जो होम थे यानी जो पुराने घर थे, डेड रिमेन होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। ये कैसे थे? क्रम्बलिंग वॉल्स थी यानी कि चिटकी हुई दीवारें थी। उनके घर की जो दीवारें थी वो चिटकी हुई थी या फिर टूटी हुई थी। उनके जो दरवाजे थे वो डगमगा रहे थे यानी उनके जो दरवाजे थे वो बहुत ही ज्यादा बेकार हालत में थे। नो विंडोज, उनके घर में कोई भी विंडोज नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिली, आसपास जो थे वहाँ पे क्या थी? क्राउडेड थी, फैमिलीज की यानी परिवारों की भीड़ थी। ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स कोस्टेसिंग इन द प्रीमियल स्टेट। और इस तरह से उनके घर बने हुए थे जैसे कि पहले के टाइम में जानवर और इंसान एक साथ में रहते थे। यानी घर कैसे बने हुए थे? एकदम आप कह सकते हो जिसको बोलते हैं हम कबाड़ खाने, यानी वहाँ जानवर के रहने से भी बदतर घर उनके बने हुए थे। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो एक घर के आगे रुकता है जाके। बैंक्स अ वो भी आयरन डोर विद हिज फुट, और वो जो डोर होता है, वो जो दरवाजा होता है, वो अपने पैर से क्या करता है? उसमें दरवाजे में लात मारता है। एंड पुश इट ओपन, और वो दरवाजा खुल जाता है। वी एंटर अ हाउ बिल्ट शेक, हम एक घर में एंटर करते हैं, एक घर में घुसते हैं जो कैसी होती है? हाफ बिल्ट होती है यानी अधबनी झोपड़ी की तरह होती है। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक पार्ट में, टचड विद डेड ग्रास, किससे ढका हुआ था? डेड ग्रास यानी सूखी हुई घास से क्या थे? उसमें छप्पर थे। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच साइट आर लार्ज वेसल्स ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स। वहां पे क्या था? एक लार्ज स्टोव, मतलब एक फायरवुड था यानी एक चूल्हा था, और वहां पे क्या हो रहा था? एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, किसके ऊपर? चूल्हे के ऊपर, और जिसमें स्पिंच यानी जो पालक है वो क्या हो रही थी? सिजलिंग्स हो रही थी। यानी कि जब हम देखा होगा आपने, कोई पालक की सब्जी वगैरह बनाते हैं या कोई चीज उबालते हैं तो उसमें जो बुलबुले उठते हैं वो क्या हो रहे थे? उसमें स्पिंच यानी वो पक रही थी, पालक पकाई जा रही थी चूल्हे पे। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और पास में ही क्या रखी हुई थी? एक एल्यूमिनियम के प्लेट्स रखी थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जिसमें कटी हुई सब्जियां थी। अ फ्रेयल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द वुल फैमिली, एक वुमेन थी, एक यंग वुमेन थी, जवान औरत थी, जो क्या कर रही थी? पूरे परिवार के लिए रात का खाना बना रही थी। दोज आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल, उसकी आंखें धुएं से भरी हुई थी और वो क्या करती है? स्माइल करती है यानी वो धुएं भरी आंखों से या धुएं भरे चेहरे से वो क्या करती है? स्माइल करती है, मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, जो वो औरत थी वो किसकी वाइफ थी? मुकेश के बड़े भाई की। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। शी हैज बिगेन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, बट उसे बहू के रूप में उस घर में क्या दी जाती थी? रेस्पेक्ट दी जाती थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो उस घर की क्या थी? बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जिसके ऊपर घर के 3 लोगों की जिम्मेदारी थी। हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश यानी उसका उसका देवर, एंड देयर फादर, और कौन? उसके ससुर जो थे। When the older man enter, जब वो बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही घर में आता है, she gently withdraw behind the broken wall and bring her veil closer to her face, वो क्या करती है? एक दीवार के पीछे जाके मतलब खुद को छिपा लेती है और अपने चेहरे को किससे ढक लेती है? घूंघट से ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड, जैसे कि परंपरा थी, यानी कि जैसे कि परंपराएं रही हैं या जैसे कि हमारे यहाँ की जो पहले से ही क्या चली आ रही है? प्रथा चली आ रही है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है? अपने फेस को मतलब एक दीवार के पीछे जाती है और अपने फेस को ढक लेती हैं। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रथा है कि जो डॉटर इन लॉ है, जो बहू होती है, वो अपने से बड़ों यानी जो भी पुरुष होंगे उनसे बड़े, वो क्या करती हैं? उनके सामने मुंह को ढक के रखती हैं। इन द केस द एल्डर इज इम्प्रोविज बेंगल मेकर, और वो जो व्यक्ति थे यानी कि जो उनके घर में वो बड़े व्यक्ति आए थे, जो बुजुर्ग व्यक्ति आए थे, वो कौन थे? चूड़ी बनाने वाले, यानी एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, जो काफी समय से कठिन परिश्रम कर रहे थे। फर्स्ट एज अ टेलर, सबसे शुरुआत में उन्होंने एक दर्जी के रूप में काम किया। देन अ बेंगल मेकर्स, उसके बाद में वो चूड़ी बनाने वाले की तरह काम कर रहे थे। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, जो कि अपना जो घर था यानी अपना जो उनका खुद का घर था उसे बनाने में क्या हो चुके थे? फेल हो चुके थे, यानी अपने घर का नवीनीकरण कराने में वो इतने मतलब
बनाने के चक्कर में वो क्या रहे, यानी अपने घर को बनाने के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने में क्या रहे थे, वो असफल रहे थे। अपने दोनों बेटों को वो स्कूल नहीं भेज पाए थे। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इन टीच देम व्हाट ही नो, और उन्होंने भी अपने बेटों को वही सिखाया जो वो जानते थे। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्या सिखाया उन्होंने, चूड़ी बनाने की कला, यानी वो चूड़ी बनाने की कला जानते थे और उन्होंने अपने बच्चों को भी क्या सिखाई, चूड़ी बनाने की कला सिखाई। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, वो क्या थे, उनके कर्म थे, यानी कि ये वो जो चीजें थी वो सब उनके कर्म थे और उनका भाग्य था। सेस मुकेश ग्रैंड मदर, ये चीज कौन बोलती है, मुकेश की जो ग्रैंड मदर होती हैं वो उस बात को बोलती हैं। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangle, जिन्होंने क्या देखा है, अपने पति को ब्लाइंड होते हुए यानी अंधा होते हुए देखा है, क्या करते हुए, बैंगल्स को पॉलिश करते हुए, यानी जो बैंगल्स हैं, जो कांच की चूड़ियां हैं, उस पे पॉलिश करते हुए उसकी जो धूल है उसमें उन्होंने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन lineage एवर बी ब्रोकन, क्या कभी ईश्वर द्वारा जो मतलब हमारी परंपरा, जो ईश्वर द्वारा हमें दी गई है चीजें, उस वंश परंपरा को तोड़ी जा सकती हैं, वो क्या करती हैं, क्वेश्चन पूछती हैं कि जो भगवान ने हमें परंपरा दी है, जो भगवान ने हमें चीजें दी हैं, क्या हम उसको तोड़ सकते हैं। शी इम्प्लाइज, वो क्या करती हैं, इस बात को बोलती हैं। She implies born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles. आगे वो क्या बता रही हैं कि चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति, यानी जो चूड़ी बनाने का काम कर रहा है, जो बैंगल मेकिंग्स का काम कर रहा है, वो क्या, उनका जन्म जो होता है, मतलब वो जिस जाति में पैदा होता है उसमें उसे चूड़ी बनाने के अलावा कोई भी चीजें नहीं दिखाई देती। यानी एक बैंगल्स मेकर जो है, चूड़ी बनाने वाला जो है, उसे चूड़ी बनाने के अलावा अपनी लाइफ में कोई और चीज दिखाई ही नहीं देती। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, प्रत्येक जगह पे, इन द हाउस घर में, इन द यार्ड आंगन में, इन एवरी हाउस, इन एवरी अदर हाउस प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद फिरोजाबाद की हर एक गली में। यानी उन्होंने, वो क्या बता रहे हैं, उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा अपने जीवन में फिरोजाबाद में। यानी उन्होंने हर जगह पे सिर्फ क्या देखी, चूड़ियां ही देखी, घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरी जगह पे फिरोजाबाद की उन्हें सिर्फ क्या दिखाई देते थे, बैंगल मेकर्स ही दिखाई देते थे। स्प्रियल्स ऑफ बैंगल्स, यानी चूड़ियों के गुच्छे या चूड़ियों के बंडल। Sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 color of the rainbow, lie in the mounds in young pet yard, are peeled on 4-wheeled handcraft pushes by young men along the narrow lanes of the shanty town। आगे क्या है हमारा कि सनी गोल्ड यानी सुनहरे रंग की चूड़ियां, पिंक और हमारा पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, यानी जो हमारा रेनबो होता है, इंद्रधनुष जो 7 रंगों से बना होता है, उसी तरह के अलग अलग रंगों से, यानी उसी तरह के इंद्रधनुष के रंगों की तरह ही वहां पे क्या बनाई जाती है, चूड़ियों का उसी कलर की, यानी उसी तरह की अलग रंग की क्या बनाई जाती है, चूड़ियां बनाई जाती हैं। आर पिल्ड ऑफ 4-व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, और आंगनों में वो क्या पड़ी रहती हैं, किसकी तरह पड़ी होती हैं, बिल्कुल भी 4 पहिए या हथगाड़ियों की तरह पड़ी होती हैं। पुश बाय यंग मैन अमोंग द नैरो लेन्स, जिन्हें एक व्यक्ति यानी हथगाड़ी पर लाद कर, जो हाथ से गाड़ी चलाई जाती थी, आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में, उन सभी को एक आदमी लादता है अपनी गाड़ी के ऊपर, ठीक है। और पुश बाय यंग मैन, जो यहाँ के यंग मैन होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, वो उसमें दंगल मतलब क्या लगाते हैं, धक्का लगाते हैं। अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, और वो कहाँ पे लेके जाते हैं उसे, टाउन में, यानी कस्बे में, जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, यानी शैंटी टाउन का मतलब है जहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा चहल पहल है या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ऐसी जगह पे क्या करते हैं वो उन चीज़ों को लेके जाते हैं। क्या मतलब है यहाँ पे
कि ये जो आपकी मतलब बैंगल्स मेकर होते हैं यानी चूड़ी बनाने वाले होते हैं, वो रेम्बोस के जितने रेम्बोस में कलर होते हैं इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कलर की चूड़ियाँ बनाते हैं और क्या करते हैं उनको एक गाड़ी में लादते हैं और एक जो व्यक्ति होता है वो उस हाथ गाड़ी को लेके जाता है और पीछे से कुछ लोग कुछ यंग मैन क्या करते हैं उसमें धक्का लगाते हैं और उन बैंगल्स को कहाँ ले जाया जाता है उसके बाद में टाउन में, यानी जो शैंटी टाउन है भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर उसे लेके जाते हैं। And in the dark, humid man next to line of the flame of flickering oil lamp, sit boys and girls with their father and mothers, welding pieces of colored glasses into circle of bangles. And in dark hutments, अपनी झोपड़ियों में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, ऑयल जो लैम्प होता है यानी जो तेल वाला लैम्प होता है उसकी रोशनी में सिट बॉयज एंड गर्ल, लड़के और लड़कियां बैठ जाते हैं विद दियर फादर एंड मदर्स, अपने माँ बाप के साथ में, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और जो वो डिफरेंट डिफरेंट पीस होते हैं किस चीज़ के, बैंगल्स के, यानी वो जो चूड़ियों के डिफरेंट डिफरेंट पीस होते हैं उसको उसका सर्कल बनाते हैं, उसका गोला बनाते हैं या उनको जोड़ते हैं और क्या बनाते हैं फिर वो बैंगल्स यानी चूड़ियां बनाते हैं। दियर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनके लिए वो जहाँ पर जिस जगह पे बैठे हैं उसकी लाइट ज़्यादा क्या होती है अच्छी होती है या वो खुद को उस लाइट में ढाल लेते हैं देन बाहर की, यानी बाहर की लाइट से ज़्यादा वो अपने आप को उस लाइट में ढाल लेते हैं, उस लाइट में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं जो उनके पास में यानी जिसमें बैठ के वो काम कर रहे हैं। आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, और वो क्या करते हैं अपनी आई साइट जो होती है यानी अपनी जो आंखों की रोशनी है उसको वो क्या कर देते हैं खो देते हैं। दे बिकम एडल्ट यानी बड़े होने यानी बूढ़े होने से पहले पहले वो क्या कर देते हैं अपनी आंखों की रोशनियों को खोते चले जाते हैं। सविता सविता ए यंग गर्ल इन डार्क पिंक ड्रेस, अब यहाँ पे एक लड़की की कहानी शुरू हो रही है जिसका क्या नाम है सविता है, जिसने क्या पहन रखी है ड्रप पिंक ड्रेस पहन रखे हैं यानी गंदी सी गुलाबी रंग के कपड़े पहन रखे हैं। सिट अलोंग साइड एन एल्डरी वुमेन, जो एक बूढ़ी सी औरत के पास में क्या कर रही है बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो क्या कर रही है जो चूड़ियों के जो पीस हैं जो टुकड़े हैं उसको क्या कर रही है एक जगह पे इकट्ठा कर रही है यानी जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, उसके जो हाथ हैं वो किसी मशीन के चिमटे की तरह ही चल रहे हैं यानी जैसे मशीन काम करती है इसी तरह उसके हाथ भी जल्दी जल्दी चल रहे हैं। I wonder if she know the sanctity of the bangle she helped me. I wonder, मैं क्या होती हूँ बहुत ज़्यादा इस बात को लेके क्या होती हूँ अचंभित होती हूँ, यानी जो हमारी राइटर है वो इन चीज़ों को देख के क्या होती हैं बहुत ज़्यादा अचंभित होती हैं और वो सोच में पड़ जाती हैं। She know the sanctity of the bangle she helped me. किस सोच में वो पड़ जाती हैं कि क्या वो जो लड़की है वो जानती है सेंटिटी यानी पवित्रता को ऑफ द बैंगल्स, उन चूड़ियों की पवित्रता को। शी हेल्प मी, जिन्हें बनाने में वो क्या कर रही है मदद कर रही है, यानी वो जो बच्ची है सविता क्या वो उन चूड़ियों के बारे में जानती है उनका यूज क्या है या वो कितनी पवित्र हैं जो इन्हें बनाने में क्या कर रही है अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रही है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ये जो चूड़ी है ये इंडियन वुमेन्स जो हैं यानी भारत की जो महिलाएं हैं उनके लिए किसकी निशानी होती है सुहाग की। ऑस्पिशियस इन मैरिज, और ये जो शादी का समय होता है जो शादियां होती हैं उसके लिए क्या होती हैं बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड डेप्ड रेड विद हिना एंड रेड बेंगल रोल्ड इनटू हर ब्रेस्ट। आगे वो क्या कह रही हैं कि यह बात उसे अचानक उस दिन समझ में आएगी जब क्या होगा उसके सिर के ऊपर लाल पल्लू होगा, हर हैंड ड्राइड विद हिना, जब उसके हाथों में लाल कलर की मेहंदी सजी होगी, एंड रेड बैंगल्स, उसके हाथों में क्या होंगे उसकी कलाइयों में लाल कलर की चूड़ियां होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, उसके बाद में तब वो क्या जब वो क्या बनेगी ब्राइड यानी दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर who become one many years ago, like उसी वो बूढ़ी औरत की तरह जिसकी शादी बहुत साल पहले हुई है। She still has bangle on her
ऑन हर wrist, उसके हाथों में अभी तक, उसकी कलाइयों में क्या है, अभी तक कुछ चूड़ियां हैं, यानी उसकी शादी की चूड़ियां अभी तक उसके हाथों में है। बट नो लाइट इन हर आईज, पर उसकी आंखों में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ट्रेंडेड ऑफ जॉय। वो आगे क्या बता रही है कि उन्होंने एक वक्त का खाना भी नहीं खाया, यानी वो अपनी आवाज में कहती हैं, जिसकी खुशी, जिसका जो जॉय था वो क्या हो चुका है, अब समाप्त हो चुका है। यानी उस औरत, जो बूढ़ी औरत थी, उसकी जो खुशी है वो अब समाप्त हो चुकी है। अब वो क्या बता रही है कि मैंने एक वक्त का खाना तक नहीं खाया। शी हैज नॉट एंजॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में आज तक कभी भी एक समय का खाना भी इंजॉय नहीं करा है। That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. That's what she has repeated. उसके जो आवाज है, यानी वो जो बूढ़ी औरत है, मतलब वो जो बूढ़ी औरत है वो क्या बता रही है कि शी हैज रिप्ड, यानी उसे यही चीजें किसमें मिली हैं, उसकी शादी के बाद बस यही चीजें उसे मिली हैं। हर हस्बैंड, क्या क्या चीजें मिली हैं कि बस बैंगल्स बनाना और कुछ नहीं। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन, उसका आदमी, उसका पति जो बूढ़ा हो चुका है, विद अ फ्लोविंग बियर्ड सेज, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं। और वो आगे कहता है, आई नो नथिंग एक्सपेक्ट बैंगल्स, मैं कुछ भी नहीं जानता इन चूड़ियों के अलावा। यानी उसका हस्बैंड क्या बोलता है कि मुझे इन चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं पता। यानी वो अपना पूरा जीवन सिर्फ किसमें बिता देते हैं, बैंगल्स को बनाने में। ऑल आई हैव डन इन मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, वो क्या कहता है, मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ। यानी मैंने सिर्फ परिवार के रहने के लिए अपने एक मकान ही बनाया है, इसके अलावा मैंने आज तक कोई भी चीज नहीं बनाई। Hearing him, one wonder if she had achieved what many have failed in their lifetime. Hearing him, उनकी बात सुनकर कोई भी सोचता है कि उसने वह हासिल कर लिया जो बहुत लोगों को अपने पूरे जीवन में नहीं मिलता। He has a roof over his head, उसके सिर के ऊपर क्या है, एक छत है। यानी कोई भी इंसान उसकी बातों को सुनेगा तो वो सोचेगा कि उसने अपने जीवन भर वो हासिल कर लिया जो बहुत ही कम लोगों को मिलता है, क्या कि उसके सिर के ऊपर अब क्या है, एक छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, ring in every homes. The cry of not having money टू डू एनीथिंग, उनके पास पैसे ना होने की जो उनकी परेशानी है कि वो बैंगल्स को छोड़ के कुछ और काम शुरू कर सकें। यानी उनके पास अपने आप तो पैसा नहीं है कि वो अपना इस बैंगल्स का जो चूड़ियाँ बनाने का काम है उसे छोड़ के कोई और काम शुरू कर सकें। हर घर में क्या सुनाई देती है, इस तरह की बातें, आवाज़ें सुनाई देती हैं। यानी हर घर में इस तरह की परेशानियाँ जो हमारी राइटर है वो क्या बता रही है कि दिखाई देती हैं। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ दियर एल्डर। द यंग मैन जो है वहाँ के, वो भी क्या करते हैं, जो उनके एल्डर्स हैं यानी उनके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी जो बातें हैं उनको क्या करते हैं, प्रतिध्वनित करते हैं, यानी उनकी बातों को दोहराते हैं। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, समय के अलावा फिरोजाबाद में आज तक कुछ भी नहीं बदला। ईयर्स ऑफ माइंड नेम्बिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इंटेटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम। जितनी भी चीज़ें हैं कहाँ पे, फिरोजाबाद में, यानी जो फिरोजाबाद है हमारा, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, वर्षों से परिश्रम जो लोग करते आ रहे हैं, उनके जो सपने देखने की क्षमता है उसे क्या कर दिया गया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि वो अपनी बैंगल्स के अलावा कोई और सपना जो है, कोई और ड्रीम्स भी हैं वो नहीं देख पाते। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैज़ फॉलन इन टू द vicious circle of middlemen who trapped their father and forefathers. Why not organize yourself into a
कोऑपरेट। जो राइटर हैं वो जो वहाँ के युवक हैं, नए नव युवक हैं, उनसे क्या पूछते हैं कि आप खुद का कोऑपरेटिव क्यों नहीं शुरू करते, यानी अपना खुद की समिति क्यों नहीं बना लेते। ऐसे लोगों से कहती हैं जो किसमें फंसे हुए हैं, जो लोग मिडल मैन में, यानी जो बिचौलियाँ हैं उनमें जो लोग फंसे हुए हैं, जिन्होंने उनके फादर को, उनके पिता को, उनके पूर्वजों को क्या करा था, ट्रैप्ड करा था, यानी फंसाया था। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ और क्या कर लो, अपनी एक समिति क्यों नहीं बना लेते। ये चीज़ कौन बोल रही है, हमारी राइटर बोल रही है वहाँ के जो नवयुवक हैं उनसे। इफ़ वी गॉट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। आगे वो क्या बता रहे हैं कि हम संगठित तो हो जाएंगे, पर क्या है, किसी गैरकानूनी काम के आरोप में पुलिस द्वारा हमें क्या कर लिया जाएगा, किसी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, या फिर कहाँ भेज दिया जाएगा, कहाँ पे, न्यायालय में भेज दिया जाएगा। बिटन एंड ड्रैग टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इनलीगल। हमें मारा पीटा जाएगा, क्या करने के लिए, कुछ इनलीगल करने के लिए। दे से वो अपनी बातों को जारी रखते हैं। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. There is no leader, उनका कोई भी लीडर नहीं था। among them यानी उनमें से किसी का भी, या उनके पास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो क्या कर सके, उनका नेता बन सके और उन्हें डिफरेंट यानी अलग चीज़ों के बारे में बता सके या उनकी मदद कर सके। Their father आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके जो फादर थे यानी जो उनके पिता थे वो भी क्या थे, इन्हीं बातों से बहुत ज़्यादा थक चुके थे या परेशान हो चुके थे, जैसे कि वहाँ के उस समय के नवयुवक थे। दे टॉक एंडलेस इन अ स्पिरिल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। दे टॉक एंडलेस इन अ स्पिरिल, वो जो अपनी बातें हैं वो किस तरह से बोलते हैं, यानी घुमा फिरा के बोलते हैं। मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी एंड एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। जो घुमा फिरा के बातें उनकी कहाँ पे पहुँच जाती हैं, गरीबी से पहुँच जाती हैं, ठीक है, लालच से, और इनजस्टिस यानी उनके साथ में जो उस समय पे क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उस तक पहुँच जाती हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू distinct वर्ड, वन ऑफ द फैमिली कोच in a web of poverty burdened. Listening to them, उनको सुनने के बाद, I see, मैं देखती हूँ, to distinct वर्ड, दो विभिन्न प्रकार के हैं या फिर दो अलग अलग संसार मुझे दिखाई देते हैं। और वो संसार कैसे दिखाई देते हैं, एक तो ऐसे परिवार जो गरीबी के जाल में क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से फंस चुके हैं, यानी उनके पास अब और कोई चीज़ नहीं है, वो किस में फंसे चुके हैं, पूरी तरह से गरीबी में फंस चुके हैं। burdened by the stigma of caste in which they are born। और दूसरा किस में फंस चुके हैं, जाति के कलंक में फंस चुके हैं, यानी जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया उसके कलंक में जो पूरी तरह से फंस चुके हैं। यानी वो क्या बता रहे हैं राइटर की, उनकी बातों, उनसे मिलने के बाद, उनकी बातें जानने के बाद में मुझे क्या पता चलता है कि ये जो मतलब दो ही वर्ल्ड दिखाई देते हैं पूरी दुनिया में। एक तो वो वर्ल्ड जो क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है, परेशान है, दबा हुआ है। दूसरा वो जो क्या है, मतलब अपनी जाति यानी अपनी जो जाति के कलंक के नीचे दबा हुआ है। दे आर बोर्न द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द, और दूसरे जो लोग हैं मिडल मैन यानी बिचौलियों से, पुलिस वालों से, एंड द कीपर्स ऑफ लॉ, और किससे दबे हुए हैं, कानून के जो हमारे कानून है, जो कानून को लागू करने वाले हैं, उनसे दबे हुए हैं। और किससे दबे हैं, पॉलिटिशियंस से और ब्यूरोक्राफ्ट से, यानी कि जो राजनेता हैं उनसे दबे हुए हैं, और जो नौकरशाह हैं उनसे दबे हुए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। आगे क्या बता रही है हमारी राइटर, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, यानी दोनों ने ही या उनके ऊपर क्या लाद दिया है, एक बैगेज यानी एक बोझ सा लाद दिया है, ऑन द चाइल्ड, किसके ऊपर, बच्चों के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो कभी भी नहीं उतार सकते। बिफोर ही
is aware he accept it and naturally as his father। और जब तक वो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं तब तक वो अपने फादर की तरह नेचुरली प्राकृतिक रूप से उन्हें चीज़ों को क्या कर लेते हैं, वो स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं जो उनके लिए क्या होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। यानी वो किसी भी चुनौतीपूर्ण चीज़ को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, पर ये जो चुनौती है उनकी परवरिश का कोई भी अंग नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चिल्ड, वो क्या बता रही है कि जब मैं मुकेश की बातों को सोचती हूँ या मतलब मुझे याद आती हैं तो आई एम चिल्ड, यानी मैं क्या हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश प्रतीत करती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि वो क्या बोलता है, ही रिपीटेड, क्योंकि वो फिर से अपनी बात को रिपीट करते हुए क्या बताता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। यानी जो हमारी राइटर है वो क्यों खुश हो जाती हैं ये जान के कि जो मुकेश है वो क्या करना चाहता है, उनके जो फिरोजाबाद में बैंगल्स मेकर है या जो उनका काम है उससे हट के वो कुछ और चीज़ें करना चाहता है। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, वो कहाँ जाएगा, गैराज में जाएगा, मतलब जहाँ गाड़ी सही होती है वहाँ पे जाएगा और इन चीज़ों को सीखेगा। बट द गैराज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, पर जो गैराज है वो उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर है। आई विल वॉक, वो क्या बताता है कि मैं चल के जाऊँगा। ही इंस्टेड डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो जो राइटर है वो उससे क्या पूछती हैं कि क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने का भी सपना देखते हो, यानी क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने के बारे में सोचते हो या उनके सपने देखते हो। ही इज़ सडनली साइलेंट, वो तभी एकदम चुप हो जाता है। नो ही सेज, और वो क्या उत्तर देता है, नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, कहाँ पे देखते हुए, जमीन की तरफ, यानी जमीन की तरफ घूरते हुए वो क्या देता है, इस बात का उत्तर देता है कि नहीं, मैं कभी भी हवाई जहाज़ चलाने के सपने नहीं देखता। यानी जो मुकेश है वो इस ज़मीन की तरफ देखते हुए क्यों कहता है, क्योंकि वो अपनी बात पे बहुत ज़्यादा मतलब उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत छोटी जगह से हूँ और मैं ये कभी नहीं कर पाऊँगा। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इट इनटू रिग्रेट, उसकी जो आवाज़ थी, उसने जो इस बात को धीरे से बोला, उससे क्या दिखाई दे रहा था, शर्मिंदगी का भाव दिखाई दे रहा था जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। He is content in dream of cars that he sees hurtling down in the street of his town, वो उन्हीं कारों के सपने देखने से संतुष्ट है जो वो अपनी टाउन यानी कस्बे की गलियों में जिन गाड़ियों को दौड़ते हुए देखता है। Few aeroplanes fly over फिरोजाबाद, क्योंकि मुश्किल से ही फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत ही कम जो एरोप्लेन हैं, जो हवाई जहाज़ हैं वो गुजरते हैं। यानी मुकेश क्या बताता है यहाँ पे कि मैं मतलब जो मुकेश है उसे गाड़ियों, जो वो गाड़ी कहाँ देखता है, अपने टाउन में देखता है, अपने कस्बे में देखता है, उन्हें ही देख के उसे क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। बट जो यहाँ पे क्या है आपकी जो एरोप्लेन्स है, जो हवाई जहाज़ है, वो फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत ही मुश्किल से उड़ते हैं, इसलिए उसे हवाई जहाज़ उड़ाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये था आपका चैप्टर जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग। आई होप कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।